जय हिंद मेरे दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है और आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी में लग भी गए होंगे। लेकिन इसी तैयारी के बीच में कुछ समय मैं आपका लेना चाहूँगा आपको बताने के लिए कि आपको किस दिशा में और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। यदि हम पढ़ाई चालू तो कर दें, लेकिन यदि सही दिशा में ना करें तो उसका परिणाम हमें सकारात्मक रूप से प्राप्त नहीं होता है। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी, स्ट्रेटजी की वीडियो डली भी हैं कि 100 दिन में तैयारी कैसे करें, 90 दिन में तैयारी कैसे करें, 100 घंटे पढ़ के कैसे पीएससी निकालें। मैं ये फालतू की बातें नहीं करूँगा। देखिए, पढ़ाई न घंटों से डिसाइड होती है ना सब्जेक्ट से डिसाइड होती है। लोग बोलते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए, इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, उस सब्जेक्ट को कर लीजिए, इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, आपका पीएससी निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएससी का कट ऑफ आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि कंपटीशन का बढ़ना। लोग जागरूक होते जा रहे हैं, लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग सालों से तैयारी करते हैं फिर भी उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं निकलता। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जॉब में रहते हुए एक एक दो दो घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीलिम्स बहुत अच्छे नंबरों से निकाल ले जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं जिससे कम समय में आप बहुत अच्छा पढ़ के अच्छा परिणाम ला सकते हैं। मैं आपको ना तो कोई किताब बताऊंगा, ना ये बताऊंगा कि इतने घंटे पढ़ो, ना ये बताऊंगा कि किससे पढ़ो। मैं तो बस आप लोगों को इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप लोगों को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता आगे जाके नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इसी स्ट्रेटजी के आधार पर मेंस की स्ट्रेटजी बनाएंगे और मेंस में भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बना के भेजी है। आयोग ने अपने सिलेबस में, आप लोगों को पता होगा, 10 यूनिट बताई गई हैं। 10 यूनिट में 3 यूनिट मध्य प्रदेश की आती हैं, 1 यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आता है, 1 यूनिट में भूगोल, 1 में राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था आती है। उसी तरीके से फिर 1 यूनिट आपकी इतिहास से है, 1 भूगोल से है, 1 आपकी संविधान और अर्थव्यवस्था से है, फिर 1 आपकी साइंस और साइंस टेक, एनवायरनमेंट भी उसमें आ जाता है, फिर 1 आईटी कंप्यूटर जिसमें समाहित है उससे है, 1 खेल करंट अफेयर्स से है और 1 आयोग से संबंधित है। तो इस तरीके से आपकी 10 यूनिट आयोग ने डिसाइड कर दी हैं। कहीं भी आयोग ने ये नहीं लिखा है कि सभी यूनिट से हम बराबर बराबर क्वेश्चन पूछेंगे, परंतु जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 यूनिट दे रखी हैं और आप यदि 2020, 21 और 22 के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि किसी से 9 क्वेश्चन पूछे हैं तो किसी से 11 क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन लगभग 9 से 10 और 11 क्वेश्चन ये एवरेज बना रहता है सभी यूनिट का। अब आप लोग के मन में प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमारा पीएससी हो जाए। तो वो भी आयोग ने ही आपको बता रखा है। और आयोग से हम कैसे सीखेंगे? उसको सीखने के लिए आपको सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करना होगा। 2 चीजें मैं आपसे बोलता हूं। सबसे पहले आपको सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करना है और दूसरी चीज, जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, पुराने वर्षों से मतलब क्या 2003 से या 1992 से? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है, जिसमें 2020, 2021 और 2022 का प्रश्न पत्र आता है। आप देखिएगा आपको करना क्या है। आप सबसे पहले 10 यूनिट के 20 पेज लीजिएगा। पहली यूनिट आप ऊपर हेडिंग डालिएगी, जैसे पहले यहां पर यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो हमें ज्ञात हो गया कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश के इतिहास का भी अध्ययन करना है, संस्कृति का भी अध्ययन करना है और साहित्य का भी अध्ययन करना है। तो क्या सभी चीजों का पूरा पूरा अध्ययन करना है और ये समझ के आप सारी की एक कोई किताब उठा के ले आए, किसी ने सजेस्ट कर दी कि ये बुक्स ले लो और वो बुक लाके आप पूरा का पूरा उसको पढ़ने बैठ गए? तो नहीं, आयोग ने यह भी बताया है कि इतिहास, संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में सीधा लिखा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़नी है। दूसरा क्या पढ़ना है? इसके राजवंश पढ़ने हैं। राजवंश जितने भी मध्य प्रदेश में हुए हैं, उनकी स्थापना किसने की है, उनका उद्भव हुआ कैसे, उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, उनकी वर्तमान में मतलब बाद में राजधानी क्या हुई, किस तरीके से भारत में उनका विलय हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। उसी तरीके से सिलेबस को डिकोड करते हुए हम देखेंगे, जैसे लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन से आप क्या सिर्फ 1857 की क्रांति को समझते हैं? नहीं,
1857 की क्रांति के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वह गांधी जी द्वारा किए गए हों, चाहे वह जंगल के द्वारा किए गए, जंगल में जो रह रहे आदिवासी हैं या फिर कृषक विद्रोह हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें आपको असहयोग आंदोलन भी पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ना है, वन सत्याग्रह भी पढ़ना है, सारे सत्याग्रह पढ़ना है इसमें। इसी तरीके से यहां पर जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला लिखा है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कलाएं पाई जाती हैं और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक क्या क्या स्थापत्य कला में विकास हुआ है और किस राजा के काल में हुआ है, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। तो आपको समझ में आया सिलेबस को किस तरीके से आप डिकोड करेंगे। सिलेबस को आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब इसमें जैसे दो चीजें हैं एक ही लाइन में, तो आप एक ही लाइन में मत लिखिए, आप लिखें पहले लाइन में जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं, नीचे लिख के एवं लिख के आप राजवंश लिखिए, ताकि आपको पता हो कि इसमें हमें दो चीजों का अध्ययन करना है, घटनाओं के साथ साथ राजवंश को भी देखना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप फर्स्ट यूनिट को लिख लेते हैं, उसके बाद आप तीनों वर्ष के प्रश्न पत्रों को लाइए विथ आंसर सीट के, उनके क्वेश्चन आप निकालिए कि भाई मध्य प्रदेश के इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन 2020 में आए हैं, 2021 में आए, 2022 में आए हैं। जब आप लिख लेंगे तो उनका अध्ययन करने आपको ज्ञात ये होगा कि जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, इनके अलावा प्रश्न कहीं से भी नहीं पूछा गया है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम लोग बड़ी बड़ी किताबें लेके आ जाते हैं। एक मध्य प्रदेश की किताब लेके आ जाएंगे, हिस्ट्री के लिए लेके आ जाएंगे, ज्योग्राफी के लेके आ जाएंगे, पॉलिटी के लिए लेके आ जाएंगे और बस पढ़ना चालू कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते हम पूरा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी किताब से क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे हैं। क्यों फंसेंगे, सिलेबस कुछ और कह रहा है, आपकी किताब में कुछ और चीजें दी गई हैं। हमें किताबें पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना कि किताब के अकॉर्डिंग सिलेबस को। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, किताब में फिर हम सिलेबस को ढूंढते हैं, किताब के अनुसार सिलेबस को पढ़ते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो आप देखिएगा जो जो पॉइंट हैं उनको ही हमें पढ़ना है, बाकी चीजों को आपको छोड़ देना है, चाहे बुक्स में आपको कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना दिख रहा हो। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पहले सिलेबस को लिखोगे, सिलेबस के नीचे फिर पूरे तीनों वर्षों के प्रश्न पत्रों को लिखोगे। तीनों प्रश्न पत्र नहीं लिखना, सिर्फ इस यूनिट के क्वेश्चन निकालना है। 30 प्रश्न आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके किसमें आए होंगे 2020 में, 10 प्रश्न आपके 2021 में और 10 प्रश्न 2022 में। उससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक में कितनी गहराई तक जाना है और कैसे पढ़ना है। तो मन से एक भ्रम ये निकल जाएगा कि हमें पूरा ही इतिहास पढ़ना है या पूरी संस्कृति पढ़नी है या पूरी सभ्यता पढ़नी है या पूरा साहित्य पढ़ना है। आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या और कहां से कैसे पढ़ना है। जैसे इसमें एक चीज लिखी हुई है यहां पे, जैसे ये लिखा है साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। अब प्रमुख साहित्यकार आते हैं तो बस हम पूरी जीवनी से लेकर पूरा बैठ जाते हैं लिखने के लिए। आप साहित्यकार से क्वेश्चन देखिएगा तो सीधा पूछा जाता है कि साहित्यकार हैं तो इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, यहां पर लिखा ना उनकी कृतियां। दूसरा साहित्यकार लिखा तो भाई उसका जन्म कहां पर हुआ है। अब हम ये नहीं पढ़ना हमारे लिए कि उसने अध्ययन कहां से किया है, कैसे कैसे क्या क्या काम किए, नहीं, सिर्फ इसके द्वारा क्या क्या कृतियां हैं। इसने कोई समाचार पत्र लिखा है, इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, कोई साहित्य लिखा है, तो हमें सिर्फ वो उनका अध्ययन करना है। और साथ ही साथ इनका जन्म कहां से हुआ है। दूसरा कि ये किस प्रकृति के हैं, प्राचीन काल के हैं, मध्यकालीन के हैं या आधुनिक हैं। प्राचीन काल के होंगे तो संस्कृत साहित्य के होंगे, मध्यकालीन होंगे तो रीतिकालीन होंगे और आधुनिक होंगे तो ये विकासात्मक होंगे। तो इस तरीके से साहित्यकारों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। क्लियर हुआ। इससे आपका क्या होगा, आपका सिलेबस पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे बुक्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे पढ़ना है। इसी तरीके से आप सभी यूनिट्स को, चाहे कितनी भी यूनिट हो, आपकी 10 ही यूनिट है, 10 यूनिट को इसी तरीके से आपको डिकोड करना है। जैसे भारत का इतिहास है तो भारत के इतिहास में जो जो चीजें लिखी गई हैं आपको वो पढ़ना है। मध्य प्रदेश का भूगोल है तो मध्य प्रदेश के भूगोल में भी अब आप ऐसा मत करिएगा कि बुक उठाई और पूरा का पूरा पढ़ना चालू कर दिया शुरुआत से ही, नहीं। यहां पे आप देखिएगा कि भूगोल में क्या लिखा है, जैसे लिखा है वन, वन उपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। तो बस आपको बुक में यही चीजें पढ़नी है। और आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखोगे तो इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, वहां की कहीं से नहीं बन रहे हैं। यहां पे लिखा है जलवायु, तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ो। अब आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मध्य प्रदेश में ऐसी बुक नहीं है जो पूरे सिलेबस को कवर कर रही हो। पूरे सिलेबस से मतलब मेरा ये है कि ऐसी कोई भी बुक मध्य प्रदेश की नहीं है जो मध्य प्रदेश की तीनों यूनिट को पूरा पूरा कवर कर दे।
उसके लिए आपको 1 से 2 किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, एक किताब को आप अपनी मेन किताब बनाइए, बाकी किताबों से जो डेटा एक्स्ट्रा मिलते हैं वो उस किताब में नोट डाउन कर लीजिए, तो उससे वो आपकी परिपूर्ण किताब बन जाएगी। इतना कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल को भी कवर करना है, आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, तीनों प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। यदि ये आपको हो जाता है तो आप मानकर चलिएगा कि आपको इस सिलेबस बहुत छोटा लगने लगेगा और आप 1 महीने में पूरी की पूरी तैयारी कर लेंगे। पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं तो पेपर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आयोग पेपर को ही इस तरीके से सेट करता है कि 10 यूनिट को या तो वह 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर देता है। कैसे? एक साथ। जैसे पहले मध्य प्रदेश, मान लो कि आपको सेट ए मिला है, तो सेट ए में 10 क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? ज्योग्राफी के डाल दिए, इंडियन ज्योग्राफी के डाल दिए, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के डाल दिए। इस तरीके से क्वेश्चन 10-10 रेगुलर एक वे में डालेगा। 10-10 के वे में नहीं डालता है तो 5-5 का ग्रुप बनाता है, 5 क्वेश्चन डालेगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट का डाल देगा 5 क्वेश्चन, फिर दूसरे सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन डाल देगा। इस तरीके से एक साइकिल चलाता है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर 5 क्वेश्चन चालू कर देगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र सेट किया जाता है। उसमें भी आपको बहुत सहूलियत मिलती है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये है कहां से, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के भूगोल का है, इतिहास का है या किस चीज का है। अब इतिहास में भी क्वेश्चन आया है तो ये भारत के इतिहास का पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का पूछा जा रहा है। तो ये चीजें समझने में आपको सहायता करता है। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया और बता दिया कैसे पढ़ना है, लेकिन हम तो इतिहास उठा के बैठ गए हैं और इतिहास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले वो देखो कि छोटी छोटी यूनिट कौन सी हैं। जैसे कि 10वीं यूनिट की बात कर लेते हैं हम, 9वीं यूनिट की बात कर लेते हैं, 8वीं यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये ऐसी हैं छोटी छोटी हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लो, आप मध्य प्रदेश उठा लो, तो ये यूनिट ऐसी हैं जो छोटी हैं, तो इनको आप पहले कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो एक यूनिट खत्म हुई तो हमारे 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद आप पॉलिटी उठा लो, पॉलिटी भी बहुत छोटा है। पॉलिटी से मतलब क्या है, आपका संविधान से। अब जो आपकी राज्य व्यवस्था दी गई है, आप यहां पर देखिएगा, ये भारत का संविधान। अब हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कोई भी बुक आप लेके बैठते हो तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हो जाता है संविधान। संविधान का विकास रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से स्टार्ट होता है। हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। आगे बढ़ जाओ। संविधान सभा कैसे निर्माण हुआ, प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्थायी कौन थे, फिर उपाध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने समय तक ये संविधान सभा की बैठकें हुई, संविधान का निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा, तो ये सारी चीजें आपको यहां से पढ़नी है। इसी तरीके से जो संघीय कार्यपालिका है, ध्यान रखिएगा क्या है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, बस इन्हीं को पढ़ना है आपको। आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पर आप देखिएगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आर्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि बताइए अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिलता है, आरटीआई किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो ये चीजें आपको सिर्फ आर्टिकल के अंतर्गत पढ़नी है। संवैधानिक संशोधन, हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता है, तो संविधानिक संशोधन पढ़ लो कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, क्लियर हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। फिर यहां से ये भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाता है। इसको भी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके कहां से फंस जाते हैं। ये जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी हो गया आपका, एनएसई हो गया, गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली हो गई, संस्थाएं हो गई। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाते हैं। आप लूसेंट की बुक उठाएंगे तो उसमें भी ये चीजें सारी लगभग कवर हो जाती हैं। तो ये इसको पढ़ने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एम लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाते हो कि नहीं मुझे तो संविधान पढ़ना है, तो मेरे भाई आप 4 महीने में भी एम लक्ष्मीकांत खत्म नहीं कर पाओगे और याद नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ना क्या है, जो इसमें दिया है बस वही पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे हम 7वीं यूनिट की बात करें, 7वीं यूनिट की आप बात करोगे तो 7वीं यूनिट जैसे ही हम उठाते हैं तो हमारे मन में एक ही चलता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
आप विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि ना तो फिजिक्स से क्वेश्चन आया अभी तक, ना केमिस्ट्री से आया है। हाँ, बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बायोलॉजी से भी यहां से क्वेश्चन नहीं आए। कहां से? एक मिनट। हाँ, यहां से प्रश्न नहीं आए बायोलॉजी में। बायोलॉजी से प्रश्न कहां से आते हैं? जैसे पोषण से आएंगे, आहार से आएंगे, पोषक तत्व जैसे पूछा गया, विटामिन, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है, या फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मानव संरचना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कृषि उत्पाद तकनीकी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से, स्वास्थ्य नीति से, आयुष पद्धति पूछ ली थी जैसे, ऐसे ही स्वास्थ्य कार्यक्रम से। फिर इसके बाद प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, यहां से प्रश्न आते हैं। तो जब भी आप 7वीं यूनिट पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको यहां से चालू करना है। ये वाले पहले खत्म करो, जब ये हो जाए फिर आपको यदि समय मिलता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ो, और नहीं मिलता तो अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेंस में बहुत डिटेल में दे रखा है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसको पढ़ लेंगे तो मेंस में तो हमें फिर से पढ़ना ही है। तो मेरे दोस्तों, जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो कितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लें, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप मेंस के पेपर में भी देखें तो वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तो आपसे वैसे भी नहीं बनने वाले हैं। तो आप उतना ही पढ़ें जितना आपके बस का है, और जितना नहीं है वो छोड़ दीजिए। तो ये चीजें तो आपके बस की है ना, इसको आप अच्छा करिए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपकी 10 की 10 यूनिट खत्म हो जाएंगी और अच्छे से कवर भी हो जाएंगी। और यदि इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 2 महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। और सिलेबस आप बहुत सारी बुक से भी पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ, भटकाव मत करना कि पता चला कि एक बार इस किताब से पढ़ा, दूसरी बार दूसरी किताब से पढ़ा, तीसरी बार तीसरी किताब से पढ़ा और फिर रिवीजन नहीं किया। आप 50 किताब से पढ़ो, उन फैक्ट का रिवीजन जरूरी है, उनको एक जगह लिखो और उनका रिवीजन करो, वही सारगर्भित रूप से आपको सफल बनाएगा। बाकी आपकी सफलता का और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। क्लियर है? बात आती है किताबों की, तो किताबें सभी अच्छी होती हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे राइटर्स की किताबें आती हैं। हाँ, लूसेंट को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन लूसेंट को एकमात्र माध्यम मत बनाना, ना हिस्ट्री के लिए, ना ज्योग्राफी के लिए, ना पॉलिटी के लिए, क्योंकि सारी चीजें वहां से नहीं फंसती हैं। आपको थोड़ा डीप में नॉलेज इसका लेना पड़ेगा। डीप से मतलब ये कि कोई मोटी किताब लेके भी मत बैठ जाना। आपको क्या करना है कि जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हैं वो डीप में पढ़ना है, बाकी जो चीजें नहीं है उनको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिएगा, तो आई होप आप लोग बहुत जल्दी से सिलेबस को कवर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि देखिए, एमपीपीएससी आयोग जिस लेवल पर पेपर तैयार करता है ना, उस लेवल पर कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज को तैयार नहीं करती है। कोचिंग की टेस्ट सीरीज तैयार करने का मकसद ये होता है कि टफ से टफ क्वेश्चन को डालना, कि बच्चे कम से कम उसको कर पाएं। वो सिलेबस को ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज आपकी नहीं बनाती हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज को आप देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो आप किसी भी झांसे में ना फंसकर सबसे अच्छा ये है कि आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र उठाइए। आप जितने भी एमपीपीएससी के जितने भी पुराने हैं आप उनको उठा लीजिए, उनको लगाइए, या फिर जो भी विभिन्न एग्जामों में पेपर हुए हैं, चाहे व्यापम में हुए हों या फिर यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर राज्य स्टेटों में हुए हों, उनमें आप टॉपिक देखिए। घटना चक्र आती है, उसमें आप टॉपिक देखिए कि ये टॉपिक क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनके ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप यदि पूरी घटना चक्र लगाने भी बैठेंगे तो वो भी खत्म होने वाली नहीं है, और पूरी की पूरी घटना चक्र भी आपके काम की नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई एक किताब आपके काम की नहीं है, बहुत सारी किताबें आपके काम की हैं। दूसरा, सारी किताब आपके काम की नहीं है। आपके काम का कितना है? सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस के अंतर्गत पॉइंट लिखे हैं वही काम का है। तो जिस भी किताब में वो पॉइंट मिले आप वो पढ़ लीजिए अच्छे से। जिस भी किताब में इसके ऑब्जेक्टिव मिले इन पॉइंटों के, वो आप लगा लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। बात आती है पुराने वर्षों से कितने प्रश्न फंसते हैं, तो बहुत कम, 4 से 5% ही प्रश्न फंसते हैं। तो ये कोशिश मत कीजिए कि मैं इनको रट लूं और रट के ही मैं निकल जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीएससी हर बार नए प्रश्न बनाता है और आपके पुराने प्रश्न रिपीट बहुत कम होते हैं। आयोग के भी नहीं होते और टेस्ट सीरीज से भी नहीं होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के वगैरह चक्रों में मत पड़िएगा, क्योंकि इससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। और आप देखिएगा जो 90 क्वेश्चन सही भी करते हैं 100 में से, उनका भी पीएससी प्री में नहीं होता है, और जो 40-50 क्वेश्चन सही कर पा रहे होते हैं वो भी निकाल ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज पर फोकस करना है कि सिलेबस किस तरीके से हम कवर करें।
आपका सिलेबस कवर होना चाहिए 2 महीने के अंदर, पूरा सिलेबस, और 1 महीने में उसका रिवीजन होना चाहिए। यदि ये आप कर पा रहे हैं तो आप पीएससी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपका बहुत अच्छे नंबरों से प्री क्वालिफाइड भी हो पाएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ना लगी हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। बहुत सारे टीचर आते हैं यूट्यूब पर ऐसा ज्ञान देके चले जाते हैं। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 8 साल से एमपीपीएससी के क्षेत्र में लगा हुआ हूं। मैंने 5 मेंस लिखे हुए हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से मास्टर करके नेट क्वालिफाइड भी हूं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ही आपको बता रहा हूं कि कम पढ़ के कैसे प्री निकाला जा सकता है। मैं भी प्री निकालता हूं, क्योंकि और हर बार ये अभी जब से 87 और 13 का हुआ है उसमें 87% में ही आता हूं, और मुझे पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं काम करता हूं, मुझे पढ़ाना भी रहता है, मुझे इंस्टीट्यूट के और भी काम करने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम पढ़ के हम किस तरीके से अच्छा कर ले जाते हैं वो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनको देखने से मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चे इससे भ्रमित हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बीच में रहने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैंने इस हिसाब से आप लोगों के लिए अपनी ये जो स्ट्रेटजी है वो शेयर की है। तो दोस्तों बस आज इतना ही। यदि आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। यदि उस टॉपिक पर मुझे लगेगा कि वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं एक अगला वीडियो बना के आपको जरूर उसके बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।